अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, समझायद हेयर। आज है 2 अगस्त 2024 एंड आज हम डिस्कस करेंगे ऑल एसआरसीज़ के इनिशियल टेस्ट के एक्सपीरियंसेस। तो फर्स्ट एमसीक्यू इज एसिड एनहाइड्राइड इज़ प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद। तो सबसे पहले आप एसिड एनहाइड्राइड के फार्मूला को देख लें। ये हमारे पास है एसिड एनहाइड्राइड, ठीक है, आर सी डबल बॉन्ड ओ एन ओ आर। ये है एसिड एनहाइड्राइड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का फार्मूला होता है आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, ठीक है। अब एसिड एनहाइड्राइड 3 तरीक़ों से बन सकता है जब कार्बोक्सिलिक एसिड इन 3 रेजन के साथ रिएक्ट करेगा। सबसे पहले ये अपने आप के साथ यानी कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्ट करके हमारे पास एसिड एनहाइड्राइड बना सकता है, ठीक है। सेकंड, ये अमाइड के साथ रिएक्ट करके ये हमारे पास बना सकता है एसिड एनहाइड्राइड। एंड थर्ड नंबर, ये ईस्टर के साथ मिलके एसिड एनहाइड्राइड बना सकता है। तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। अगर इन ऑप्शंस में भी कोई ऑप्शन गिवन हो तो वो भी करेक्ट होगा, ठीक है। ये किसी और तरीके से भी आपको आ सकता है। तो ये 3 चीज़ें आपने याद रखनी है कि इसके साथ कार्बोक्सिलिक एसिड मिलके एसिड एनहाइड्राइड बना सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन 10 मोल ऑफ वाटर देयर आर डैश। तो सबसे पहले ये वाटर का है स्ट्रक्चर, ये आप देख लें, जिसमें हमारे पास है 2 बॉन्ड्स एंड ऑप्शन है हमारे पास 100 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, 20 बॉन्ड्स एंड 100 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो सबसे पहले आप देख लें कि वाटर मॉलिक्यूल में एक वाटर मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता, ठीक है। तो सबसे पहले हम मालूम करते हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। तो आपको पता है ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, तो इसका मतलब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और हाइड्रोजन, हर एक हाइड्रोजन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर 2 हाइड्रोजन है तो हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो हमारे पास टोटल बनेंगे 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब 8 इलेक्ट्रॉन हमारे पास है एक मॉलिक्यूल में। अगर हम 1 मोल ले लें तो 1 मोल में हमारे पास होंगे 10 मोल इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अगर हम 10 मोल लेंगे तो 10 मोल में हमारे पास बन जाएगा 100 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो फर्स्ट जो ऑप्शन है वो हमारे पास क्या है, करेक्ट है। सेकंड में आप देख ले कि 20 बॉन्ड्स लिखे हैं, तो इसमें आप देख ले कि एक मॉलिक्यूल में 2 बॉन्ड्स है, ठीक है। एक मॉलिक्यूल में कितने बॉन्ड्स हैं, 2 बॉन्ड्स है। लेकिन इधर मोल्स का बता रहे हैं, अगर इसको आप मल्टीप्लाई भी कर ले 10 के साथ तो हमारे पास 20 तो बनेगा, लेकिन ये 20 मोल्स बनेगा। बॉन्ड्स का कितना, 20 मोल्स बॉन्ड बनेंगे। तो ये सिर्फ 20 बॉन्ड्स है, इसलिए ये गलत है। इसी तरह आप इसको भी देख ले कि ये 100 हाइड्रोजन बॉन्ड्स है और एक मोल में आप देख ले कि कितने बनेंगे, तो ये भी हमारे पास बहुत कम फिगर है, ये भी कम फिगर है। दिस इज़ द एक्यूरेट फिगर और ये सही भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है परसेंटेज ऑफ द कैल्शियम इन कैल्शियम कार्बोनेट एज। ये केपी बुक के एक्सरसाइज का एमसीक्यू है, आप देख सकते हैं उधर। तो इसको मैं किस तरह सॉल्व करूंगा, सबसे पहले परसेंटेज निकालने का तरीका ये है। इसी तरह एक और क्वेश्चन भी 26 जुलाई पे आया था, तो ये परसेंटेज वाले क्वेश्चन ज़रा आप देख लें इसके फार्मूले को, ठीक है। सबसे पहले कैल्शियम है, तो जिसका परसेंटेज आपने मालूम करना है उसका मास नंबर इधर आप लिख लें। कैल्शियम का है 40। इसके बाद इसका मोलर मास टोटल का, जिसमें आपने कैल्शियम मालूम करना है ना, इस सब का आपने मोलर मास फाइंड आउट करना है। अच्छा, अगर इधर कैल्शियम का कुछ और एटम्स थे तो फिर आपने उसको मल्टीप्लाई भी करना होगा, ठीक है। क्योंकि कैल्शियम का एक ही एटम है इसलिए मल्टीप्लाई बाय 1 मैंने नहीं लिखा। अगर इधर मुझसे ऑक्सीजन का पूछा होता तो फिर मैं ऑक्सीजन का कितना लगाता, 16 उसका मोलर मास है और मैं 3 इसके साथ मल्टीप्लाई करता, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। अब नीचे में क्या लिखूंगा, 40 यानी 40 प्लस कार्बन का कितना है 12, यानी मैं उसका मोलर मास पहले पॉइंट आउट करता हूँ। एंड 16 एक ऑक्सीजन का है तो 3 के साथ मल्टीप्लाई करके 48 बन जाएगा, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कर ले तो हमारे पास कुछ बनता है 100 मल्टीप्लाई बाय 100%, चूँकि हमने परसेंटेज मालूम करना है ना, तो परसेंटेज, अब इसको आप सॉल्व कर लो हमारे पास कुछ बन जाता है 40%, ठीक है। एंड करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एट व्हाट एंगल कॉम्पटन इफेक्ट इज मैक्सिमम। तो ये आपके साथ कॉम्पटन इफेक्ट का फार्मूला वगैरह है, ठीक है। इसमें आप देख ले कि 9 अगर 0 एंगल पे हम कॉल करेंगे कॉम्पटन इफेक्ट, हमारे पास इसका जो शेफ्ट है वो हमारे पास 0 बनता है। इसमें 90 पे आप देख ले कि हमारे पास ये बनता है कॉम्पटन वेवलेंथ के बराबर है, ठीक है। और इसमें आप देख ले कि ये 2 टाइम्स ऑफ द कॉम्पटन वेवलेंथ है, ठीक है। तो सबसे मैक्सिमम इफेक्ट जो है वो 180 पे होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इफ वेलोसिटी इज डबल एंड रेडियस इज हाफ देन सेंट्रीपिटल फोर्स बिकम। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला है एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर।
अब वेलोसिटी को आप डबल कर दें तो m हो जाएगा 2v² डिवाइडेड बाय r को आपने हाफ करना है तो r डिवाइडेड बाय 2। FC अपनी जगह आ जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर ले तो 2 का स्क्वायर बनता है 4, तो ये हो जाएगा mv² डिवाइडेड बाय, अब r के जो डिनोमिनेटर, r का डिनोमिनेटर 2 है, ये ऊपर जाके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये मैथ्स का रूल है, आपको पता होगा। ये बन जाएगा 8mv² डिवाइडेड बाय आर। अब आपको पता है कि mv² डिवाइड बाय आर क्या चीज़ है, सेंट्रीपिटल फोर्स है। तो मतलब ये हो गया कि ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, नया जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, जब हमारे पास वेलोसिटी डबल एंड रेडियस हाफ हो जाएगा तो वो 8 टाइम्स ऑफ द इनिशियल सेंट्रीपिटल फोर्स का होगा, एंड द ऑप्शन सी इज आवर राइट ऑप्शन। When the total heat supplied is converted to the internal energy of the system, the process is called। मतलब एक सिस्टम है और उसको आप जो हीट दे रहे हैं वो सारे उसके इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि वर्क डन इज इक्वल टू 0। सिंपल इसका ये मतलब हुआ ना। तो वर्क डन कौन से प्रोसेस में 0 होता है? तो एक ही प्रोसेस है जिसमें हमारे पास वर्क डन 0 होता है, एंड वो है आइसोकोरिक प्रोसेस। क्योंकि फिजिक्स में जब चेंज इन वॉल्यूम 0 होता है तो उसको हम कहते हैं वर्क डन इज 0। ठीक है, क्योंकि फिजिक्स में हम वॉल्यूम के बेस पे वर्क को डिपेंड करते हैं कि वर्क पॉजिटिव है, नेगेटिव है, 0 है। तो हमने चेंज इन वॉल्यूम को देखना होगा। अगर चेंज इन वॉल्यूम 0 है तो वर्क डन 0 होगा। अगर चेंज इन वॉल्यूम पॉजिटिव है तो वर्क डन पॉजिटिव। अगर चेंज इन वॉल्यूम नेगेटिव है तो वर्क डन नेगेटिव। और ये कंसेप्ट केमिस्ट्री में बिल्कुल उलट है। उधर हम एनर्जी के बेस पे पॉइंट आउट करते हैं कि वर्क डन पॉजिटिव है, नेगेटिव है या 0 है। ठीक है, तो केमिस्ट्री और फिजिक्स में थोड़ा डिफरेंस है। विच ऑर्बिट हैज़ द स्फीरिकल शेप? तो इसमें आप देख ले, बहुत आसान सा सवाल है कि इसका स्फीरिकल शेप होता है, पी का हमारे पास होता है डम्बल शेप। ठीक है, एंड जो डी है इसका डबल डम्बल शेप होता है। ठीक है, एंड एफ का जो है ये कॉम्प्लेक्स शेप है, इसका हमें नहीं मालूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द वेस्ट सब्सटेंसेस इन द लिवर इज अकर बाय। तो ये हमारे पास एक अर्गेनली है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये इन्वॉल्व होती है वेस्ट सब्सटेंसेस की डिटॉक्सिफिकेशन में। अगर स्पेसिफिकली आपसे पूछा जाए तो फिर ये हमारे पास होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER, स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम। नेक्स्ट हमारे पास है लेंथ ऑफ वेजाइना। तो ये आपके कीपी बुक में भी मेंशन है, दूसरे बुक्स पे भी मेंशन है, 8 to 10 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, वेजाइना आपको पता होगा, नहीं पता तो गूगल शरीफ से पूछ ले। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। तो सबसे पहले रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? एजेंट वो चीज़ होता है जो किसी के लिए काम करता है। ठीक है, तो रिड्यूसिंग एजेंट का क्या मतलब है? जो दूसरे को रिड्यूस करता हूँ, रिड्यूस अदर्स, और इटसेल्फ क्या हो जाता है? ऑक्सीडाइज हो जाता है। ठीक है, मतलब इटसेल्फ ऑक्सीडेशन का मतलब ये है कि खुद इलेक्ट्रॉन क्या करता है? लॉस करता है। ठीक है, तो अब इसमें आप देख लीजिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, अच्छा इन सब पे नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, ये इधर पावर पॉइंट में इसके लिए कोई ऑप्शन नहीं था इसलिए मैंने लिखा नहीं है, लेकिन इस पे नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, इधर भी आप नेगेटिव चार्ज लिख दें एंड उधर भी। अच्छा, तो आप इसमें देख ले कि सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल जो है वो फ्लोरीन है। ठीक है, तो इसके लिए इलेक्ट्रॉन लॉस करना बहुत मुश्किल काम है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन खुद गेन करेगा, लॉस नहीं करेगा, इसलिए फ्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं कर सकता। दैट्स वाई इट्स द लीस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, साथ में आप ट्रेंड भी याद रख लें, इसके बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है कि मोस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, तो फिर आयोडीन है। ये ट्रेंड आप याद रख ले। ठीक है, साथ में ऑक्सीडाइजिंग पावर का भी याद रख ले कि ऑक्सीडाइजिंग पावर जो है, ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होता है? सेम यही चीज़ है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडाइजिंग पावर एक ही चीज़ है। ऑक्सीडाइजिंग पावर का क्या मतलब हुआ कि वो सब्सटेंस जो कि दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है खुद रिड्यूस होता है। खुद रिड्यूस होने का क्या मतलब है? कि इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है। तो फ्लोरीन के लिए ये बहुत इजी काम है कि वो इलेक्ट्रॉन गेन कर ले। ठीक है, साथ में ये ट्रेंड भी अपने साथ के साथ याद रख ले। साथ में इधर मैंने एक्सप्लेनेशन भी गिवन किया है कि फ्लोरीन क्यों लीस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, ये आप खुद पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द एंथैल्पी ऑपरेशन इन सेम वेदर इट अकर इन अ सिंगल स्टेप और मेनी स्टेप, दिस इज अ स्टेटमेंट ऑफ। तो ये हिस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन, ये आपका एक लॉ है। तो सिंपल ये स्टेटमेंट है और ये स्टेटमेंट हमारे पास हिस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन का है। बाकी इधर एक्सप्लेनेशन गिवन है, आप इसको खुद पढ़ लीजिएगा, सिंपल वर्ड्स में लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज इंक्रीज बाय 2 टाइम व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी, या मैग्नेटिक डेंसिटी भी आप इसको कह सकते हैं। तो ये हमारे पास 4 टाइम होगा, क्योंकि मैग्नेटिक, आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो स्क्वायर टाइम्स का रिलेशनशिप है विद द मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी। अगर हमारे पास क्या मैग्नेटिक फील्ड क्या हुआ 2 टाइम इंक्रीज हुआ तो ये स्क्वायर कर दें, हमारे पास बन जाएगा 4। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है आई ऑलवेज टेक अ बाथ बिफोर आई गो टू बेड। तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये सेंटेंसेस आते हैं एमसी टेस्ट में, सिंपल, कंपाउंड, कम्प्लेक्स सेंटेंस, साथ में ऑप्शन होता है कम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस का भी होता है या कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस, तो ये ऑप्शन भी होता है। तो ये सेंटेंस जो हमारे पास है ये हमारे पास है कम्प्लेक्स सेंटेंस बिकॉज इट्स है टू क्लॉजेज, द वन इज इंडिपेंडेंट क्लॉज और वन हमारे पास क्या है, डिपेंडेंट क्लॉज है। साथ में एक्सप्लेनेशन गिवन है, इसको आप खुद रीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन इन एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज। तो इसमें आप देख ले कि एल्यूमिनियम है, H3 है। जनरली आपको पता है कि हाइड्रोजन का होता है +1, ठीक है, लेकिन ये तब होता है जब ये हमारे पास अटैच हो विद अदर नॉन मेटल्स, ठीक है। जब दूसरे इससे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो तो फिर इसका +1 होता है, लेकिन इस केस में ये हमारे पास एक मेटल के साथ अटैच है। जब भी ये मेटल के साथ अटैच होगा इसका नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। तो एल्यूमिनियम पर होता है +3, तो इस पे हो जाएगा -3। अब चूंकि इधर 3 हाइड्रोजन है तो एक पे हो जाएगा -1, ठीक है। तो ये आपने इसको हाइड्रोजन को डायरेक्टली देकर +1 पे नहीं जाना, ठीक है। O+1 इसका जर्नल रूल है, जब ये मेटल के साथ बॉन्ड बनाता है तब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट नेगेटिव में चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी एस। तो इनमें से किसका हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी होगा? तो सबसे पहले आपको जनरल ट्रेंड का पता होना चाहिए। जब भी हम पीरियोडिक टेबल में पीरियड से लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। लेकिन जब हम डाउन द ग्रुप आते हैं तो फिर आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। तो अब इसमें आप देख ले कि ये 2 मेटल्स आपको गिवन है और ये एक एलिमेंट गिवन है, ठीक है। साथ में हमारे पास कौन सा गिवन है, पोटाशियम गिवन है। तो पोटाशियम तो नहीं हो सकता क्योंकि ये डाउन द ग्रुप ये डिक्रीज होता है, तो इसको आप ख़त्म कर ले। तो सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, अब इन 3 का मुकाबला है। तो इसमें आप ये सोचेंगे कि एल्यूमिनियम का सबसे ज़्यादा होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो आयनाइजेशन एनर्जी है इनमें से वो मैग्नीशियम का है, ठीक है। इसके बाद फिर होगा एल्यूमिनियम का एंड इसके बाद होगा फिर सोडियम का। द रीज़न इज़ कि मैग्नीशियम के आखिरी शेल में, यानी इसका जो आखिरी शेल है OS है सब शेल, इसमें है 2 इलेक्ट्रॉन, जबकि एल्यूमिनियम का आखिरी शेल बनता है P सब शेल और इसमें है 1 इलेक्ट्रॉन। अब ये P सब शेल जो है ये हमारे पास पार्शली पिल्ड शेल है, ठीक है, सब शेल है। तो इससे इलेक्ट्रॉन रिमूव करना आसान है क्योंकि हमें पता है कि कंप्लीट पिल्ड ऑर्बिटल जो है वो मोस्ट स्टेबल होते हैं देन द हाफ पिल्ड ऑर्बिटल, एंड हाफ पिल्ड ऑर्बिटल मोस्ट स्टेबल होते हैं देन पार्शियली पिल्ड। तो ये तो ना हाफ पिल्ड है और न हमारे पास कंप्लीट पिल है, ये हमारे पास है कंप्लीट पिल क्योंकि इसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये पार्शियली पिल्ड है, ये मोस्ट अनस्टेबल है, तो ये चाहेगा कि 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करके S2 में चला जाए क्योंकि इसका फिर जो दूसरा शेल बनता है वो S2 है। तो इसलिए इसके लिए बहुत कम एनर्जी चाहिए एज़ कम्पेयर टू दिस वन। तो इसलिए मैग्नीशियम का सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी होगा। साथ में आपने ये भी याद रखना है कि ये एक्सेप्शन इधर नाइट्रोजन में भी है। तो नाइट्रोजन में हमारे पास नाइट्रोजन वाला जो भी ग्रुप है उसका आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा ज़्यादा होगा ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन वाला जो ग्रुप है ना इससे ज़्यादा होगा और इसका ज़्यादा होगा कार्बन वाले ग्रुप से भी। तो ये 2 एक्सेप्शन पीरियड टेबल में आयनाइजेशन एनर्जी के मुतालिक आपने याद रखने हैं कि ग्रुप 2 का आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगा ग्रुप 3 से और फर्स्ट से भी। एंड साथ में नाइट्रोजन वाला जो ग्रुप है ये सारा ग्रुप हो इसका आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगा ऑक्सीजन वाले से भी एंड कार्बन वाले से भी। बाकी जनरल ट्रेंड है, इसमें कोई और एक्सेप्शंस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इट इज़ डैश हु इज़ रिस्पॉन्सिबल। तो इसमें एक ही चीज़ है, इट इज़ आई हु इज़ रिस्पॉन्सिबल। तो इसलिए मोस्ट स्टूडेंट इधर क्या करते हैं, इज़ करते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये हु जो है ये हमारे पास है रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। एंड रिलेटिव प्रोनाउन के अकॉर्डिंग आपने फिर क्या करना है, ये हेल्पिंग वर्ब लगानी है। अब आई के साथ आता है एम, आई के साथ कभी भी आर या इज नहीं आता, तो इसलिए द करेक्ट ऑप्शन इज एम। रॉटन एग, अब इसमें रॉटन एग के बारे में पूछा गया कि ये रॉटन वर्ड क्या है, तो ये रॉटन वर्ड है हमारे पास पास पार्टिसिपल। अब पास पार्टिसिपल क्या चीज़ होती है, पास पार्टिसिपल ओ वर्ब के फॉर्म होती है जो कि होती है तो वर्ब, लेकिन उनका काम होता है एज एन एडजेक्टिव, ठीक है। तो रॉटन एग जो है, अब आपको मैं मिसाल भी देता हूँ, दिस ग्लास इज ब्रोकन। अब आपको ब्रोकन तो लग रहा है कि ये थर्ड फॉर्म है ब्रेक का,
लेकिन ये चूंकि इस ग्लास की कंडीशन के बारे में, हालत के बारे में हम बता रहे हैं, इसलिए ये क्या है, ये एडजेक्टिव है एंड ये एडजेक्टिव पास्ट पार्टिसिपल है। पास्ट पार्टिसिपल जो है वर्ब के थर्ड फॉर्म को कहते हैं। इस तरह आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल का भी पता होना चाहिए कि प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है वो हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ जब आईएनजी लगा दिया जाए। अच्छा जी, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको गूगल ड्राइव लिंक मिल जाएगा। 31, 30, 31 जुलाई एंड 1 एंड 2 अगस्त सब का आपको गूगल ड्राइव लिंक मिल जाएगा। उसमें स्टूडेंट के सारे एक्सपीरियंसेस आप खुद पढ़ लीजिएगा, ठीक है। साथ में जिन स्टूडेंट्स ने इनिशियल टेस्ट पास किया हुआ है और उनको आईसीएसबी फॉर्म जो है वो मिला हुआ है एमसी का। अच्छा, बात स्टूडेंट ये भी पूछते हैं कि एमसी में एसएसबी नहीं होता, तो बिल्कुल ठीक बात है, एमसी में एसएसबी नहीं होती, लेकिन जो फॉर्म आपको दिया जाता है उस फॉर्म को जनरली कहा जाता है बायोडाटा फॉर्म या आईसीएसबी फॉर्म, ठीक है। तो ये अपना ज़रा कंसेप्ट इस पर क्लियर कर दें, बिल्कुल एमसी में एसएसबी नहीं होता, लेकिन जो फॉर्म आपको दिया जाता है उसको हम आईसीएसबी कहते हैं, आईसीएसबी फॉर्म कहते हैं, ठीक है। बाकी एमसी में एसएसबी नहीं होती। तो उसकी जो फॉर्म फिलिंग है और उसमें जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, उसमें जो गाइडेंस है या जिस तरह आपने अटेस्टेशन करनी है, किधर से करनी है, वो सारी डिटेल्स मैंने इस वीडियो में मेंशन किया है। आपको स्क्रीनशॉट भी नज़र आ जाएगा, ठीक है। एंड साथ में ग्रुप डिस्क्रिप्शन चेक कर ले, उधर लिंक भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो उसको आप देख लें। बाकी डेली बेसिस पर हम वीडियो अपलोड करते हैं, तो उसको आप देख लिया करें, क्योंकि इस एमसीक्यू जो है बहुत दफ़ा रिपीट होते हैं एंड आपका टेस्ट एकेडमिक इसी से भी पास हो सकता है अगर आप इन एक्सपीरियंसेस को पढ़ते जाएं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।